$4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, यानी $4 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया इज ऑलरेडी अचीव्ड. दिस इज समथिंग दैट वाज ट्वीटेड बाय एन एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. एक प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने ट्वीट करा कि भारत जो है वो $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है. लेकिन फैक्चुअली बिना किसी चीज को चेक करे क्या ट्वीट करना चाहिए? आइए जानते हैं पूरा सच. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है इस नए इनिशिएटिव पर जिसका नाम है रीच. reachupsc.com and Reach UPSC is the name of this channel. हमें सपोर्ट करें. बताने की जरूरत नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करना है, घंटी वाला बटन दबाना है, और उसी के साथ साथ लाइक्स और कमेंट जरूर करने हैं ताकि हमें भी आपसे प्रोत्साहन मिलता रहे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का $4 ट्रिलियन का सच क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड इंडियाज $4 ट्रिलियन इकोनॉमी. तो हुआ कुछ ऐसा कि एक चैनल है जिस चैनल का नाम है लाइव स्ट्रीम 07. ये लाइव ट्रैकिंग करता है सारी कंट्रीज के जीडीपी नंबर्स की. तो उस लाइव ट्रैकिंग में एक दिन आउट ऑफ द ब्लू ऐसा हुआ कि भारत के जो आंकड़े हैं वो इक्वेट हो गए $4 ट्रिलियन इकोनॉमी पे. क्लेम दैट इट कोलेटेड रियल टाइम जीडीपी डेटा. जो रियल टाइम जीडीपी डेटा है वो इसने कोलेट करा, और ये फिगर्स इनपुट्स आए थे आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से. तो आप देख सकते हैं कि ये जो चीज है ये पूरी की पूरी यहां पे आ रखी है, जहां पे यूएस एक $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इन्हीं के कैलकुलेशन के अनुसार. फिर आती है चीन, चाइना, जापान, जर्मनी और फिर भारत. तो भारत का जो आंकड़ा है वो है $4 ट्रिलियन का. तो क्या भारत वाकई में $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई? तो यहां पर जब लाइव स्ट्रीम 07 के ऊपर यह चीज एक्यूजेशन डाला गया कि आपने गलत रिपोर्ट करा है, तो उन्होंने ये ब्लेम डाला आईएमएफ पे. और आईएमएफ जो है वो अपने आंकड़े लेता है भारत की स्टैटिस्टिकल एजेंसी एनएसओ से, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से. तो हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे प्रदेश के लोग, और यह सिर्फ देवेंद्र फडणवीस साहब की सच्चाई नहीं है, दिस वॉज ट्वीटेड बाय अडानी, अंबानी, बिग बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस. ऑब्वियसली बीजेपी के लोग तो सपोर्ट करेंगे कि बहुत अच्छी लीडरशिप के अंतर्गत यह चीज हुआ है, नेतृत्व में यह चीज हुई है. लेकिन क्या वाकई में वो चीज हुई? नहीं हुई. और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम इंडियन पॉलिटिशियंस को तो इंडियन स्टैटिस्टिकल एजेंसीज पे भरोसा करना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो जीडीपी के एक्चुअल आंकड़े हैं वो कहां से आते हैं, कौन सी संस्था है जो उन्हें रिलीज करती है, यह आपको पता होना चाहिए. प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, रिलीजेस जीडीपी डेटा एवरी क्वार्टर. मतलब जीडीपी डेटा महीने की फिगर नहीं है, एक क्वार्टर की फिगर है, यानी 3 महीने में एक बार आती है. सितंबर क्वार्टर डेटा स्लेटेड टू बी रिलीज्ड ऑन 30 नवंबर. ये आने वाला है, अगले हफ्ते आ जाएगा. अभी तक ये चीज लाइव नहीं है. तो लाइव स्ट्रीम 07 ने 18 नवंबर को कैसे बोल दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन क्रॉस हो गई, जब भारत की ही संस्था ने उन फिगर्स को रिलीज नहीं करा. तो आप क्रोनोलॉजी जान लीजिए. क्रोनोलॉजी ये है कि एनएसओ पहले डेटा रिलीज करता है, फिर ये डेटा आईएमएफ के पास जाता है, यानी आईएमएफ इस डेटा को क्लेम करती है, या आईएमएफ इस डेटा को रिलीज करती है, या आगे छापती है, और आईएमएफ के डेटा के बेसिस पे लाइव स्ट्रीम 07 जो है उस डेटा को दिखाता है. तो IMF itself does not collect any such real-time data and rely on data provided by national governments. और ये सारी गवर्नमेंट्स के लिए ट्रू है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी सारी कंट्रीज है यहाँ पे. तो 70-80 कंट्रीज का डेटा जो है वो दिया हुआ है. तो अब सवाल ये हुआ that everyone is jumping on a screenshot. बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस टुडे की न्यूज थी, नो इंडिया इज नॉट अ $4 बिलियन इकोनॉमी येट. भारत जो है वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं है. तो आइए जानते हैं कि हमारी अपनी संस्थाओं के अनुसार भारत कब तक $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा, और आज भारत कहां खड़ा हुआ है एज वी स्पीक. अभी जब हम बात कर रहे हैं आज के दिन, तो भारत की सच्चाई क्या है, भारत कहां खड़ा है, इस ग्राफ को ट्रैक करिए. लेट्स हैव अ लुक एट दिस ग्राफ. ये देखिए, आरबीआई के प्रोजेक्शन के अनुसार 2023-24 जो ये फाइनेंशियल ईयर है, हमारी ग्रोथ 6.5% के लगभग होगी. 6.5% की ग्रोथ जो है हम इस साल एक्सपीरियंस करेंगे.
अगर इतनी ग्रोथ हुई तो 2023-24 के एंड पे भारत की अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। यानी 3,70,000 करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा अगर हम इस रेट पे ग्रो करते हैं। और उसके अगले साल यानी 2024-25 जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, उसमें यह संभावना है कि भारत 4 ट्रिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस करेगा इन द ईयर 24-25। तो आप ये जो डेटा देख रहे हैं, ये ग्राफ देख रहे हैं, ये 2022-23 पूरा ट्रैक करता है। तो 21 में भारत कहां था? वेयर वाज इंडिया? इट वाज एट 3.1 ट्रिलियन। 2023 जहां हम अभी खड़े हैं, भारत 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स पे पहुंचेगा और 2025 तक 4 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस करने की संभावना है। ये भारत के आंकड़े हैं। जब मैं बोलता हूं कि संभावना है और ये चीजें हैं, ये डिपेंड करती है बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स पे। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वॉर हो गई, रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई, इजराइल हमास की वॉर हो गई, गजा स्ट्रिप हो गया, गल्फ में कुछ हो गया, तेल के दाम बढ़ गए। देयर कैन बी 100 फैक्टर्स। और इंटरनल फैक्टर्स की गवर्नमेंट चेंज हो गई, इलेक्शंस आ रहे हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स विदाउट टेकिंग देम इनटू अकाउंट हमने ग्रोथ के प्रोजेक्शंस लगाए हैं। अगर ऐसा कोई फैक्टर हो और ग्रोथ अफेक्ट हो जाए तो शायद हम इस आंकड़े को पार ना कर सके। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब भारत की अर्थव्यवस्था को बाकी देशों से कंपेयर किया जाता है तो उसमें क्या क्या, कौन कौन से देश आते हैं, आप यहां पर ये ग्राफ देख सकते हैं। सो वी क्लेम दीज आर द टॉप 7 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की टॉप 7 अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो यूएस जो है वो तकरीबन 27 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। और यूएस आप देखें थोड़ा सा नीचे आया था कोविड वाले साल में, ये 2020 वाला साल है, उसके बाद राइज करके ऊपर पहुंच गया था। फिर आप जापान की, चाइना की इकोनॉमी देखें, चाइना की इकोनॉमी जो है 2020 में थोड़ी सी नीचे थी, उसके बाद जो है राइज करी, फिर फॉल कर गई। देन जर्मनी, जर्मनी की अर्थव्यवस्था आप देखें किस तरीके से जर्मनी जो है इस लेवल पे एग्जिस्ट करता है, जो कि अभी नीचे है और उतना ऊपर नहीं चल पा रहा है। जापान की अर्थव्यवस्था देखिए, जापान की अर्थव्यवस्था 2015 के बाद जर्मनी के नीचे आ गई है। जापान इज एट 4.23 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो भारत जापान की अर्थव्यवस्था को क्रॉस करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2025 तक। सो बाय 2025 इंडिया कैन सरपास जापान एंड बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया इज एबल टू अचीव द सेम। तो इंडिया अभी जो है लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पे खड़ी है। उसके बाद आता है यूके और फ्रांस, जो काफी पीछे छूट चुका है। यूके के तो आर्थिक हालात बहुत बुरे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड। तो अब ये समझते हैं कि 4 ट्रिलियन डॉलर एक्चुअली है क्या। व्हाट एग्जैक्टली इज 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, या ये होने से क्या होता है, इसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो अगर हम ये कहें, एक सिंपल फिगर लेते हैं कि लेट्स से वी आर स्टैंडिंग एट 100 रुपीज, मतलब भारत की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो 100 रुपीज है। इसका मतलब यह होता है कि भारत की जीडीपी जो है वो 100 रुपए है। अब हम ये कह रहे हैं कि भारत की जो जीडीपी है वो कितनी हो जाएगी, 4 ट्रिलियन डॉलर, 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हो जाएगी। तो इसके लिए जीडीपी की परिभाषा क्या है, ये आप लोग जरूर जानें, ये आपके लिए जरूरी है। जीडीपी कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ आवर कंट्री। तो जो टोटल फाइनल वैल्यू है, मतलब जितना सामान भारत में बनता है, उस सारे सामान की जो भी टोटल वैल्यू है उसको टोटल कर दिया जाए तो हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है भारत की जीडीपी। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। तब हम कहलाएंगे अ 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। सो GDP reflects the total $4 trillion value of all goods and services produced within India's borders, जो भारत के भीतर प्रोड्यूस हुआ है। This claims, or through this we can claim that India is a $4 trillion economy. It would suggest a substantial level of economic activity. जाहिर सी बात है, अगर इतना सामान, इतनी वैल्यू का सामान बन रहा है, तो सामान बनने का मतलब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, लोगों के पास रोजगार है मतलब लोग तनख्वाह कमा रहे हैं। अगर लोग तनख्वाह कमा रहे हैं तो कहीं खर्च भी कर रहे होंगे, तो इसका मतलब इकोनॉमी में डिमांड चल पड़ी है, डिमांड हो रही है। और अगर डिमांड हो रही है तो ऑटोमेटिकली सब लोग खुश होंगे।
ये चीज अर्थव्यवस्था पे इंप्लाई होती है। तो हम इसी चीज के $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के इंप्लीकेशंस जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट कैन बी द इंप्लीकेशंस? सो वी सी इकोनॉमिक ग्रोथ। हम बात कर रहे हैं आर्थिक वृद्धि की। इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट किस पे होता है? इसका इंपैक्ट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। लोगों का जो रहन सहन है, लोगों का रहन सहन, लोगों के रहने का तरीका, लोगों के कंज्यूम करने का तरीका वो अपग्रेड होता है। पहले लोग लेट्स से एक चीज नहीं अफोर्ड कर पाते थे, गेहूं नहीं खा पाते थे, गेहूं अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब वो गेहूं खाते हैं। पहले कुछ लोग फल नहीं खा पाते थे, अब वो फल खाते हैं, केला सेब खाते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़ा। आपने घर में एसी लगवा लिया, जो पहले मेट्रो में चलता था वो स्कूटर बाइक खरीद लिया, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूवमेंट। और इसकी वजह से, या ये जो है ये तब होगा जब जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज होगा। तो इंप्लीकेशन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का या 4 ट्रिलियन का, वो ये है कि जीडीपी पर कैपिटा वुड इंक्रीज, which would in turn increase the standard of living। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बढ़ेगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का जो इंप्लीकेशन है वो क्यों है? क्योंकि लोगों के पास रोजगार है, उनके पास अपॉर्चुनिटी है। भाई काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब तो कुछ करोगे, वरना कैसे करोगे? सो यू हैव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, which is why your standard of living would increase and a global economic influence would also act in India's favor। भाई अगर भारत ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी पूरी दुनिया का जो इंपैक्ट है वो इंडिया पे होगा। उनकी नजर भारत पे है कि भारत इतना ग्रो कर रहा है, तो भारत में इन्वेस्ट करो। भारत में एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारी आएंगी, भारत में लोग काम करने आएंगे, भारत के साथ व्यापार करेंगे, तो सारी की सारी चीजें जो है वो होंगी। तो एक तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। ये तो आंकड़ा 4 ट्रिलियन का है, अगर 4 ना भी पहुंचे, 3.9 भी पहुंचे, तो भी ये सारे फायदे दिखेंगे। 4 पे और 4 से ऊपर भी ये सारे फायदे दिखेंगे, क्योंकि इवेंचुअली इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो ये चीज इंडिकेट क्या करता है कि एक देश की जो एबिलिटी है, जो उसके काम करने का तरीका है टू एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, बहुत जरूरी टर्म है। एक तो चीज होती है आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ आप सोसाइटी का कितना भला कर पा रहे हो। हाउ आर यू एबल टू इंपैक्ट द सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप सड़कें बना सकते हो, हाईवेज बना सकते हो, फैक्ट्रीज बना सकते हो, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स लगा सकते हो, ठीक है, आप स्टेडियम्स बना सकते हो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, आप ओल्ड एज होम बना सकते हो, आप वेयर हाउसेस बना सकते हो जहां पे फार्मर्स जो हैं अपने प्रोड्यूस को स्टोर कर सके, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, दस इंप्रूविंग पर कैपिटा इनकम एंड अदर की इंडिसेस। तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें होंगी, और इसके साथ साथ जो सरकार है वो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस कर सकेगी। पॉवर्टी रिमूवल हो गया, भुखमरी हो गई, फूड का चैलेंज हो गया, तो ये कई सारे चैलेंजेस है, ये सब एड्रेस हो सकते हैं अगर ये चीजें हो, या अगर ये चीजें ठीक से हो। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है तो वो अपने खुद के चैलेंजेस के साथ आती है। मतलब अगर आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो, उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। इस वजह से इकोनॉमिक्स को एक डिस्मल साइंस कहा जाता है। डिस्मल का मतलब होता है एक घटिया, डर्टी साइंस, कि ग्रो भी कर रहे हो और उसका डाउन साइड भी है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो उसका तो डाउन साइड है ही, लेकिन ग्रो कर रहे हो उसका भी डाउन साइड है। वो डाउन साइड क्या है? जब मार्केट में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती है, यानी कि जब लोगों के पास नौकरी होती है, लोग पैसा खर्च करते हैं, और ऑटोमेटिकली जब वो डिमांड ज्यादा करते हैं, तो सबसे पहली चीज अर्थव्यवस्था में होती है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। डिमांड इज हायर देन सप्लाई, इट लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रिमेन्स द की चैलेंज, और ये होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इन्फ्लेशन कोविड के बाद से लेके अभी तक स्काई रॉकेट कर रहा है पूरी दुनिया में, और इन्फ्लेशन से हर देश जो है वो जूझ रहा है। आप हर चीज देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो कई सारी वजहों से है। वॉर की वजह से है, इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस की वजह से है, इंपोर्ट्स महंगे होने की वजह से है, और इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है वो डिप्रिशिएट होने की वजह से है। सो इंडियाज प्राइवेट कंजम्पशन लेड ग्रोथ स्टोरी विल बी इंपैक्टेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ विल बी इंपैक्टेड, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सरकार के खर्चे से नहीं चलती, प्राइवेट कंजम्पशन से चलती है।
सरकार कब तक खर्चा करेगी? हमारे देश की तो पॉपुलेशन भगवान की दया से इतनी ज्यादा है, तो सरकार कितना खर्च कर लेगी 140 करोड़ लोगों पे? तो प्राइवेट कंजम्पशन तो होना पड़ेगा, और यदि प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ अफेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली डाउनहिल जाना हम शुरू हो जाएंगे। तो 4 ट्रिलियन जितनी जल्दी पहुंचेंगे उससे जल्दी जो है हम नीचे आएंगे। सो 4 ट्रिलियन पहुंचने का जो फ्लिप साइड है वो है हाई इन्फ्लेशन, और अगर चीजें इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी से ज्यादा होती हैं तो फिर क्या इफेक्ट होता है? फिर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वही लोग जिन्होंने कमाया है वो आगे चल के लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएगा, दैट वुड बी इंपैक्टेड। और इसकी वजह से जो इंपैक्ट होगा वो होगा हाई अनएम्प्लॉयमेंट। सो बोथ कोर एंड फूड इन्फ्लेशन रिमेन्स क्लोज टू टॉलरेंस लेवल। टॉलरेंस लेवल अगर हम अभी बोले हमारा इन्फ्लेशन 5 से 6% चल रहा है, और 4 ट्रिलियन पहुंचते पहुंचते अगर इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में जाता है, और भगवान ना करे कि कोई इंटरनेशनल दोबारा कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हो, जैसे अभी बोल रहे हैं चाइना में एक नया वायरस फैल रहा है, कल को कोई दोबारा पैंडेमिक आ जाए, कोई नई वॉर हो जाए, तो आप कैसे इंपैक्ट करोगे? हाउ विल यू इंपैक्ट, हाउ विल यू सी दीज थिंग्स? तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इंपैक्ट करती हैं। फूड इन्फ्लेशन जो है, जो सबसे बड़ी नेसेसिटी है, जो सब कंज्यूम करते हैं, वो टॉलरेंस लेवल पे है। मतलब टॉलरेंस लेवल का मतलब है जितना हम टॉलरेट कर सकते हैं, उसको वहां से क्रॉस करने में एक सीजन लगेगा, विद इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पोटेंशियली कॉजिंग शार्प स्विंग्स। तो ये जो है ये चीज होगी अगर हम 4 ट्रिलियन पे पहुंचते हैं। उसका पहला फ्लिप साइड है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन होगा, दिस कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो फिर इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आरबीआई क्या एक्शन लेगा? आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा, रेपो रेट बढ़ाएगा, ताकि मार्केट में डिमांड कम हो। वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, बैंक रेट बढ़ाएगा, रेपो रेट बढ़ाएगा। फिर जब चीजें महंगी होंगी या चीजों का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग कंज्यूम करना बंद कर देंगे, इन्फ्लेशन नीचे आएगा, फिर जो इकोनॉमी 4 ट्रिलियन क्रॉस करी है वो 4 से नीचे आ जाएगी। तो देखिए एक डिस्मल साइंस है, इंटरेस्टिंग है। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है जो कि हमारे हाथ में नहीं है, मॉनसून हमारे हाथ में नहीं है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। यूएस फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, 2% से 5% कर दिए। उस वजह से लोगों ने लोन लेना कम कर दिया, इनफैक्ट लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करना बढ़ा दिया। जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट भारत में करते थे हाई रिटर्न्स के लिए, अब वो पैसा अपने ही कंट्री में बैंकों में रख रहे हैं, क्योंकि बैंक से ही आपको रिस्क फ्री पैसा मिल रहा है। आप क्यों स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे? ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ रहा है। इस स्ट्रक्चर से जूझने के लिए अगर यूएस ने फेड रेट्स बढ़ाए तो इंडियन गवर्नमेंट को भी फेड रेट्स बढ़ाने, इंडियन गवर्नमेंट को भी सॉवरेन रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, बैंक रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इंडियाज बैंक लेड क्रेडिट साइकिल इज स्टार्टिंग टू गेन स्ट्रेंथ। बैंक लेड क्रेडिट साइकिल, ये अभी सिचुएशन है। मतलब जो क्रेडिट साइकिल है, जो लोन्स देने की संख्या है वो बढ़ रही है। ये अच्छी बात है, इसकी वजह से ही ग्रोथ होगी, क्योंकि जब तक बैंक पैसा नहीं देगा बिजनेसमैन बिजनेस कैसे करेगा? एक्सपेंशन नहीं होगा तो 4 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे नहीं। लेकिन यूएस लेड रेट हाइक्स फॉलोड बाय आरबीआई कैन रिटार्ड द करंट ग्रोथ मोमेंटम इन जीडीपी। ये कम भी हो सकता है, उतनी ही जल्दी कम हो सकता है। यूएस ने फेड रेट अगर कम नहीं करे, मान लो सेम रखे या आगे बढ़ा दिए, तो उसको देखकर आरबीआई को भी बढ़ाना पड़ेगा। सो हाई नेशनल डेट, जो भारत की स्थिति है, नेशनल डेट हाई है, और उसके साथ साथ आने वाले साल में इलेक्शंस हैं, 2024 में जनरल इलेक्शंस हैं, जिस वजह से आने वाले साल का जो बजट है 2024 में बहुत ज्यादा केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं होता तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा देखने को नहीं मिलती। तो पॉइंट ये है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, रेपो रेट बढ़ाए, सब कुछ करा, और दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करा तो आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, और शायद हम 4 ट्रिलियन तक जल्दी ना पहुंच पाए, या 3.8 ट्रिलियन तक भी ना पहुंच पाए। और प्लस भारत के ऊपर उधार भी है, नेशनल डेट है। तो नेशनल डेट एंड इलेक्शंस कैन स्टॉप गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम, मेन जो कि मेन ग्रोथ ड्राइवर होता है किसी भी इकोनॉमी के। तो आप देख सकते हैं यही वो फैक्टर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसकी वजह से हम शायद आगे ना बढ़ पाए या आगे ना पहुंच पाए। तो ये जो हमारा पूरा टॉपिक है, इस पे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीजों पे फोकस करना है, व्हाट डू यू हैव टू फोकस अपॉन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन एंड देयर टाइप्स, ये आपको पता होना चाहिए। जीडीपी जीएनपी के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आरबीआई, आईएमएफ एंड एनएसओ, तीनों संस्थाएं क्या करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रेपो रेट, क्रेडिट साइकिल, की सेक्टोरल पैरामीटर्स, ये सारे के सारे जो है मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ट्रेड डेटा एंड की कमोडिटीज, कभी कभी ट्रेड डेटा आता है
दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। इस पर्टिकुलर वीडियो में चीजें नहीं है, लेकिन इसके सोर्सेज अलग अलग हैं, जैसे कि नॉर्मल किताबें हैं और कई सारी चीजें हैं, तो वो सारे सोर्सेज जो हैं आपको रेफर करने पड़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझसे जुड़े मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, जिसका लिंक आपको नीचे सब्सक्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। दैट वुड बी ऑल एवरीवन। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।